मैं क्षमा चाहता हूं अग्रवाल जी को, बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, परिचय नहीं होने के कारण से वो एक दर्शक की तरह हम हमारी सारी गतिविधियां नोट कर रहे थे। हमारे संचालक महोदय ने बताया कि भाई ये जो हम आज यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, आज इसकी आवश्यकता क्यों थी। तो हमको भी समझ में आ जाए और हमारे जो बाद में हमें अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं डायस पर, जो हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, उनको भी हमारी कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम सब जानते हैं कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी, सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। आने वाले समय में इसका किसी दिन घोषणा हो जाएगी, एक आर्डर रात को आ जाएगा और सवेरे उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या निर्णय लेना, हमारा निर्णय गलत है या सही है, हमको आगे चल करके क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो जैसे हम डीओटी से एमटीएनएल में एब्जॉर्ब हो रहे थे फाइनली, तो एमटीएनएल में तो हम लोग 86 से काम कर रहे थे। एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई और उस समय एमटीएनएल के बारे में जो सरकार की घोषणा थी कि एमटीएनएल क्यों बना रहे हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में वर्ल्ड क्लास की टेलीकॉम सर्विस हम सस्ती दर पर लोगों को दे सकें, इसलिए एक अलग से हम पब्लिक सेक्टर बनाना चाहते हैं। डीओटी के पीरियड में बहुत सारे मिनिस्ट्री और दूसरे प्रक्रियाओं के कारण काम में देरी होती है, तो यहाँ एक एम्पावर्ड बोर्ड होगा जो अपने डिसीजन लेगा और त्वरित कार्रवाई करके दिल्ली बॉम्बे में एक अच्छी सर्विस दे सकेगा। और हम लोगों ने बाद में देखा कि सरकार का जो उद्देश्य था और एमटीएनएल ने उसको पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। हम बड़े जल्दी ही नवरत्ना कंपनी बन गए, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गए। मॉरिशस में, नेपाल में कई जगह हमारी सब्सिडरी कंपनी खड़ी हो गई। 2009-10 तक हम प्रॉफिटेबल कंपनी के नाते काम करते रहे। 9-10 में हमारे पास 5,000 करोड़ का रिजर्व शेष था। 450-500 करोड़ का हमको इंटरेस्ट बैंकों से मिलता था, लेकिन सरकार के एक निर्णय के कारण से सारी परिस्थिति पलट गई। आज ये घाटे की कंपनी है, इसको चलाया नहीं जा सकता, सरकार ऐसा मानती है। तो क्या इसका समाधान हो सकता है? तो उन्होंने कहा बीएसएनएल और एमटीएनएल को आपस में मर्ज कर दिया जाए, एक बोर्ड बना दिया जाए। 2019 में एक सरकार ने रिवाइवल पैकेज भी दिया, उसमें 69,000 करोड़ का आर्थिक सहायता दी, जिसमें से एक तो स्टाफ लागत घटाने का काम था, 4G स्पेक्ट्रम दे करके हमको कंपटीशन में खड़ा करना था, हमारे ऊपर जो लोन है उसका लैंड मोनेटाइजेशन वगैरह करके उसकी, और सॉवरेन गारंटी बांड जारी करके उसकी सॉवरेन गारंटी सरकार ने दी, हम उस लोन को चुकता करें। लेकिन केवल बीआरएस के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। बीच में सैलरी देने के लाले पड़ गए थे। सरकार के सॉवरेन गारंटी बांड के कारण से कुछ चीजें अभी नॉर्मल हुई हैं, हमको 1-2 दिन लेट सैलरी मिली जाती है। तो मैंने कहा कि भाई जब हम डीओटी से एमटीएनएल आ रहे थे तो हमारे बहुत सारे लोगों ने गलती की, 2-2 पेंशन मिलेगी, और आज उनको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं कि जो एलिजिबल नहीं थे उनको भी ऑप्शन दे दिया गया। कल हम डीओटी में इस पर झगड़ रहे थे कि जब हम एलिजिबल ही नहीं थे प्रोराटा पेंशन के लिए तो मुझे ऑप्शन क्यों दिया? हमारे लिए तो फिर कंबाइंड सर्विस का ही ऑप्शन शेष था। तो ये मैनेजमेंट की लैप्स के कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के कारण हमारे बहुत सारे कर्मचारी आज बड़े संकट में हैं। लेकिन मुझे आज कहने में ये संकोच हो रहा है कि हमारा जो इस समय सीएमडी हमारे बीच में था, यहीं से उसकी इमेज डेवलप हुई और बीएसएनएल का सीएमडी बना। अभी बीएसएनएल और एमटीएनएल के प्रपोजल का जो उसने प्रस्ताव रखा है
बड़ा हैरान करने वाला, डीओटी से एमटीएनएल में आ रहे थे तो सरकार ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि जब तक आप एमटीएनएल की टर्म्स एंड कंडीशन पे पर्क्स एंड अलाउंसेज और वहाँ की सारी बाकी की सुविधाएं यूनियन के साथ सेटल्ड नहीं हो जाती तब तक डीओटी के ही रूल एंड रेगुलेशन पे एंड अलाउंसेज सारे लागू रहेंगे। और उसमें यह भी था कि अगर एमटीएनएल का कोई रूल या कोई ऐसी बात हमारे लिए डिसएडवांटेज होगी तो गवर्नमेंट रूल ही उसमें एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन हमारे सीएमडी ने जो अभी प्रस्ताव दिया है, अभी तोमर साहब उसको मैं निवेदन करूंगा वो रखेंगे, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। और हमारे दो विशेषज्ञ इसमें हैं, अभी बैंकों का मर्जर हुआ, इससे पहले हमारी ही जैसी काम करने वाली एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, जैसे हम बीएसएनएल और एमटीएनएल हैं, एक ही जैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे वो भी एक घरेलू सर्विस देता था कि इंटरनेशनल सर्विस, वहाँ भी मर्जर हुआ। तो वो मर्जर किस प्रकार से हुआ, वहाँ पर स्टाफ इशूज कैसे सेटल किए गए, उनको कैसे प्रोटेक्शन दी गई, ये 4 इशूज को हमारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। हालांकि संख्या होनी चाहिए थी, लोगों में अब उतनी रुचि नहीं है। हमारी संख्या भी बीआरएस के बाद लगभग 1300-1400 की रह गई है, लगभग 1500 मान सकते हैं। तो भी जो भी उपस्थिति है, हमको आज समझने की जरूरत है कि भाई हम आगे वो गलतियां ना दोहराएं कि पूरा कैरियर बर्बाद हो जाए, बची हुई सर्विस के लिए संकट खड़ा हो जाए। तो ये सम्मेलन इसलिए हमको आयोजित करना पड़ा कि हम ठीक से सारे विषय को समझ लें, बाकी जगहों पर क्या हुआ, हमारे यहाँ नहीं हो रहा तो उसको हम कैसे लागू करवा सकते हैं, उसको अलाउ करवा सकते हैं। तो इसलिए, और कभी मंत्री का अगर आने का होता तो बड़ी संख्या में आते लोग, ऑफिस छोड़ करके अपने बारे में चिंतन करना है, आगे ये गलती ना दोहराया जाए, आगे कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो उसमें थोड़ी अरुचि दिखी है। और हम पहली यूनियन है, अग्रवाल साहब बैठे हैं, हम आपके स्वास्थ्य से लेकर के अपनी समस्या तक का विचार करते हैं। तो इससे पहले आपका स्वास्थ्य कैसे रहे, हमने 2 डॉक्टर बुलाए हुए थे। उसके बाद हमारी सेवाएं ठीक चलती रहे, हमारी जो सर्विस से रिलेटेड समस्या है इसका क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए भी हमने विशेषज्ञ बुलाए हुए हैं। तो हमें जो प्रपोजल आया है, और एक जो और बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूं कि 20 के बाद से हमारा कोई मैनेजमेंट ही नहीं एमटीएनएल का। हम अपनी बात कहें किसको? हमारा सीएमडी बीएसएनएल का है, एमटीएनएल को लुक आफ्टर करता है। सुनील कुमार डायरेक्टर एचआर से रिटायर हो गए, तो बाकी के सारे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ लुक आफ्टर में हैं। और वो एक बात आके बता देता कि नहीं ये हो गया है, हम इस पर सुनना नहीं चाहते। कौन सुनेगा? कोई लॉजिक नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ऐसी स्थिति बन गई है कि भाई क्या करना चाहिए, इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इनसे कैसे निपटना। ये जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसा इनका एटीट्यूड है, तो क्या हम भी उसी एटीट्यूड में आए या इनको कैसे ट्रीट करें? तो बहुत सारी चीज़ें हमको आज करनी है। मैं अपने, मुझे लगता है कि हमारी बात समझ में आ गई होगी, हमारे जो आज हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। और जो रह जाएगी, ब्रजेश जी को पीएनटी से लेकर के और एमटीएनएल तक का सारा इतिहास भूगोल पता है टेलीकॉम का, उनको लास्ट में मैंने रखा हुआ है कि जो छूटेगा वो बाद में उसको कंक्लूड करेंगे। तो मैं तोमर जी से निवेदन करूंगा कि अभी पीछे जो हमारे सीएमडी ने मर्जर का एक प्रपोजल दिया कि किस कंडीशन पर आप एमटीएनएल से बीएसएनएल में आ सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला है, क्या नुकसान होगा और आगे का क्या बनने वाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी पिछली सर्विस का क्या होगा, इसकी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं, हमारे वेतन भत्ते कम होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, पेंशनरी बेनिफिट पर पड़ेगा। अनेकों सवाल हैं। मैं तोमर जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि वो उस प्रेजेंटेशन के समय उपस्थित थे और हम बहुत सारी चीज़ों पर अलग से करते हैं, तो हमने भी सुझाव दिया और पर उनका जो मैनेजमेंट का प्रपोजल है वो आपके सामने रखेंगे। तोमर साहब। धन्यवाद अपने महामंत्री और कन्वीनर फोरम ऑफ एमटीएनएल यूनियन एसोसिएशन के महामंत्री ने तोमर साहब को इनवाइट कर ही लिया है। तो आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और
मैंने कहा था बातचीत के शुरू में कि ये सत्र इम्पोर्टेंट है। 1/11/98 को हमने 2 पेंशन के लालच में ऑप्शन फॉर्म भरे थे। आज बहुत सारे साथी किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं। बहुत सारे साथियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। वो वाली गलती दोबारा ना दोहराई। वो वाली गलती हमने इसलिए हुई कि उस समय जो मान्यता वाली यूनियन थी वो हमें ढंग से समझा नहीं पाई। हालांकि उस समय भी मजदूर संघ सब लोगों को मना कर रहा था, लेकिन सब लोग माने नहीं। जिन लोगों ने भरा है वो आज भुगत रहे हैं। मैं BSNL में मर्ज होने के लिए अपने प्रबंधन की तरफ से क्या प्रस्ताव है, फोरम की तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से उसका क्या जवाब दिया गया है, अपने महामंत्री जी ने भी अनुरोध किया। मैं श्रीमान तोमर जी से अनुरोध करूंगा आए और सारी बातचीत आपके बीच में रखें। श्रीमान BK तोमर जी। मंच पर उपस्थित एमटीएल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्रीमान महावीर सिंह जी, हमारे BMS के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और एमटीएल मजदूर संघ के भी महामंत्री रहे और अभी राष्ट्रीय शिक्षा लेबर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ब्रजेश जी के साथ बहुत लंबे वक्त तक मुझे भी 2000 से हम लगातार साथ में काम किया। तो आज की परिस्थिति ये जो बन गई है उस पर ब्रजेश जी भी बात रखेंगे और मैं भी जितना कोशिश करूँगा थोड़े शब्दों में बातों को पूरा करूँ। BMS के राष्ट्रीय मंत्री गिरीश आर्य जी, डिप्टी CLC अग्रवाल साहब, हमारे मित्र रविंद्र गुप्ता जी जो SBI से हैं, SBI ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी थे और हमने उनके साथ भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत लंबे कई हज़ार लोगों के प्रोग्राम हम लोगों ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किए। तो वो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं बैंकिंग सेक्टर पर और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। बहुत लंबे वक्त तक हम लोगों ने साथ काम किया। महामंत्री एमटीएल मजदूर संघ के श्रीमान धर्मराज सिंह जी, हमारे दूसरे साथी रामनाथ गणेश जी, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले धर्मराज जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आज एक बहुत ही उचित वक्त पर, जब एक बहुत अनसर्टेनिटी लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में हैं और हम अपने कैरियर के सबसे कौन सा दौर के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जहां एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आता करना क्या है, उस वक्त आपने इस ऐसी सेमिनार का आयोजन किया है कि उन लोगों को समझा सकें, वो समझ सकें और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपने विचार रख सकें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत उचित वक्त था इस तरह की सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारी आज बेसिकली हम लोग एमटीएल को बने लगभग 38 साल हो गए। 38 वर्षों में 2-3 फेजेस, और हम अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझते हैं कि एमटीएल की फॉर्मेशन से लेके आज तक हम एमटीएल के साथ हैं और हमने किसी ना किसी कैपेसिटी में एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो हमने हर एक दौर देखा है, हर एक वो मोड़ देखा है जहां पर निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं बहुत लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा। धर्मराज जी ने बताया 86 से 98 2000 तक बहुत स्मूथ पीरियड रहा। नवरत्ना कंपनी थी, सब बेनिफिट्स मिलते थे। सरकार ने, हालांकि उस वक्त भी छोटी सी एक चूक हुई कि हम लोग केवल 100 रुपये लेकर एमटीएल को बनने दिया।
एम्प्लॉयज को केवल 100 रुपये पे तैयार कर लिया गया कि एमटेल बन जाए। विस्तार में नहीं जाऊंगा। 98 में भी एक वक्त था जो आज जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, जो आज हमारे सामने हैं, उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ों को सोचा नहीं गया। उसका खामियाजा आज तक बहुत सारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। एक तो उस वक्त नहीं सोचा गया, जो धर्मराज जी और दूसरे वक्ताओं ने भी कहा, जो जिम्मेवारी उस वक्त की यूनियंस की रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, कर्मचारी को जो आज बात हम लोग कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हजारों कर्मचारी, एक दो नहीं, कम से कम दिल्ली में अगर मैं सही हूँ 10 से 15 हज़ार ऐसे कर्मचारी जिन लोगों को प्रोराटा पेंशन भरी गई, और उनमें हजारों लोग ऐसे थे जो लोग एलिजिबल ही नहीं थे। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि आप लोगों की सर्विस एलिजिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट ने भी गलती की और रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी गलती की। केवल हम कुछ पैसों के लालच में उस वक्त देखा कि पे स्केल अच्छे मिल जाएंगे, बहुत जल्दबाजी हम सब लोगों ने की। उसके बाद 2000 में हमारे ऑफिसर्स ग्रुप ए बी का एब्जॉर्शन आया। उस वक्त भी एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया, जो हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे पे स्केल E0 पर हम लोगों को दिए गए, और वहाँ भी लोगों ने गलती कर दी, E0 में फॉर्म भर दिए। और सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त ब्रजेश जी महामंत्री थे एमटेल मजदूर संघ के, मैं इंटरनल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का महामंत्री था। एक विषय जो हम लोगों को चौंकाने वाला उस वक्त मिला वो था कि मालूम हुआ कि पेंशन के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए एग्री कर लिया गया है। और आज आप सोचिए, अगर वही ट्रस्ट होता तो आज पिछली वीआरएस जिन लोगों ने ली, या जो लोग आज वीआरएस की बात कर रहे हैं, या आज लोग बीएसएनएल में जाएंगे, उन लोगों के पेंशन का क्या होता अगर सरकार जिस तरह से एमटीएनएल को बंद करने की बात कर रही है। तो आज सबसे बड़ा क्राइसिस होता, लोग रोते हुए नजर आते। जैसे ही ये मुद्दा हम लोगों को मालूम हुआ कि एमटीएनएल में पेंशन के लिए ट्रस्ट बनाने की बात कर ली गई है, एग्रीमेंट कर लिया गया है, तो मुझे याद है एमटीएनएल मजदूर संघ शायद जब भी उस वक्त कुछ दिन पहले शुरुआत ब्रजेश जी ने की थी, तो हम दोनों लोगों ने एक निर्णय किया 2001 में, शायद 2001 में, और हमने इंटरनल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की फॉर्मेशन 2000 में की थी। मुश्किल से हमें 1 वर्ष हुआ था, हम डीओटी सेटअप से आए थे। हम उस वक्त टेलीकॉम इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन का पार्ट हुआ करते थे। 2000 में जब एब्जॉर्शन फॉर्म आए तो हम लोगों ने इंटरनल की एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन अलग फॉर्म की। हम और ब्रजेश जी ने निर्णय लिया कि पेंशन ट्रस्ट से हम लोगों को नहीं चाहिए। अक्टूबर 2000 में बीएसएनएल का एक एग्रीमेंट हो चुका था कि सरकार से पेंशन मिलेगी। हम लोगों ने, आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग आज भी बहुत सारे उनमें से रहे होंगे जो आज इस गैदरिंग में बैठे हैं, हम लोग संचार भवन के लिए करीब करीब 4000 एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स मिलकर संचार भवन के लिए हम लोगों ने कूच किया। और इतना बड़ा इम्पैक्ट था, संचार भवन पहुंचने से पहले सीएमडी एमटीएनएल ने हम लोगों को कांटेक्ट किया कि आप मत जाइए, सेक्रेटरी टेलीकॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हम और ब्रजेश जी ने निर्णय लिया कि हम वहां जाएंगे, अगर सेक्रेटरी को बात करनी है तो हम अपने एजिटेशन के बाद सेक्रेटरी को मिलेंगे। तो मैं ये बताता हूँ, एमटीएनएल का अगर एक ऐतिहासिक दिन है तो वो दिन है जिस दिन पेंशन का मुद्दा चेंज हुआ था। सेक्रेटरी टेलीकॉम ने हम लोगों के साथ मीटिंग की, ब्रजेश जी को अच्छी तरह से याद होगा। सारा डीओटी का मैनेजमेंट, सारे मेंबर्स, सब लोगों के साथ में सीएमडी को उन्होंने बोला कि इस प्रपोजल को आप रिवाइज कीजिए बोर्ड में जाकर, और एट पार विद बीएसएनएल आप रिकमेंड कीजिए। तो उसके बाद एमटीएनएल के एट पार ये रिकमेंड हुआ, बीएसएनएल के एट पार। उसके बावजूद भी आपको मालूम है हम लोगों को 13 वर्ष लगे पेंशन बीएसएनएल के बराबर लेने के लिए। हम लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हम लोग कोर्ट में गए, मंत्रियों को मिले, पर 13 वर्षों के बाद हम लोगों को पेंशन बीएसएनएल के एट पार मिली। तो आज आप सब लोग सुरक्षित हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसोसिएशन यूनियन का रोल ऐसे वक्त पर ही होता है।
जो आज स्थिति है, मैनेजमेंट ऑप्शंस दे रही है। 2000 में हमारे सामने भी थी, हम लोगों को केवल एक ही ऑप्शन दिया गया कि आप एमटेल में रहेंगे या डीओटी, ये दो थे। बीएसएन का मैं इसलिए जानकारी वक्ताओं को बताना चाहता हूं कि जिससे आगे की आप लोग भी सही से चीज़ों को समझ सकें और हमारे मेंबर इस बात को समझ सकें कि एकता की ताकत कितनी होती है। हम लोग चाहें तो सरकार और मैनेजमेंट के निर्णय को बदल सकते हैं। हम लोगों को केवल यही दिया गया, हमारे 80% अधिकारियों ने ऑप्शन भर दिया E0 के ऊपर, और केवल एक ही ऑप्शन है एमटेनल। एमई अकेला था। हम लोगों ने 4 वर्ष तक सड़कों पर एजिटेशन किया, कोर्ट ऑफ लॉ में गए और हमने कहा हमको इन्फॉर्म्ड चॉइस चाहिए। हमको डीओटी ने रिक्रूट किया था। आप हमको ऐसे नहीं कह सकते कि आज उठा के आप जाइए कि एमटेल में चले जाइए। हमें इन्फॉर्म चॉइस चाहिए, जो मुझे जहाँ जाना चाहता है वो मैं मेरिट में डिसाइड करूँ। आपने बीएसएनएल बनाया, आप बीएसएनएल का ऑप्शन भी दीजिए, आप डीओटी का ऑप्शन भी दीजिए और आप एमटेल का भी ऑप्शन दीजिए। कोर्ट में हम लोग जीते और कोर्ट से इन्फॉर्म्ड चॉइस आई और हम लोगों की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हुई, E2 पे स्केल आया और तीनों ऑप्शन हम लोगों को मिले। तब हम लोगों ने ऑप्शन भरा। तो ये ताकत होती है आपकी एकता की और यूनिटी की। इसीलिए धर्मराज जी ने आज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं धर्मराज जी के साथ, ब्रजेश जी के साथ भी बहुत लंबे वक्त तक काम किया। हमने बहुत कुछ अचीव किया। आज धर्मराज जी के साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने उनको देखा है कि वो हार नहीं मानते, लास्ट तक अपनी इश्यूज को लेके जाना। अभी भी हम चर्चा करते हैं और अभी भी चाहे ऑप्शंस मैनेजमेंट ने डीओटी को भेजें, लेकिन हम लोग अभी भी उन पर अपनी दूसरी राय रखते हैं। उस पर लगातार चर्चा, मैनेजमेंट के साथ लड़ना, एजिटेशन करना, लगातार जो हमारा अधिकार है वो हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो मुझे पूरा विश्वास है कि एमटेल मजदूर संघ और हमारा फोरम, जिसका संचालन धर्मराज जी कर रहे हैं, हम मिलकर इतनी आसानी से आपको अहित नहीं होने देंगे। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, आपके हितों की रक्षा हम लोग मिलकर करेंगे। अभी आप देखिए, धर्मराज जी ने बताया, शायद भारत के इतिहास में जितना हम जानते हैं और जितना मैं, क्योंकि ब्रजेश जी भी जानते हैं कि मैं सारे पब्लिक सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता हूं, कभी किसी पब्लिक सेक्टर को इतना बड़ा रिवाइवल पैकेज किसी सरकार ने नहीं दिया। ऐतिहासिक रिवाइवल पैकेज। उसके बावजूद भी 3,20,000 करोड़ एमटेल और बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार ने दिया, लेकिन मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से, उनकी कमियों की वजह से आज हम कहाँ खड़े हैं। आज ना ही हमारे पास कस्टमर रहा है एमटेल में, ना ही कोई एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है, कोई एम्प्लॉयज के भी बेनिफिट नहीं मिले। सब जगह एक तरह का रोष है। तो इस चौराहे पर आकर हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम ये बात सरकार और मैनेजमेंट तक उठाएं। हम अपने लेवल पर उठाते ही हैं, लेकिन आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग, इसमें हमेशा ज़रूरत है। आप देते भी रहें और आगे भी देते रहेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा, बहुत सारे वक्ता हैं, प्रपोजल अभी जो 27 जुलाई 2022 को रिवाइवल पैकेज जो आया, आपको मालूम है जो 2019 में रिवाइवल पैकेज आया था 23 सितंबर 2019 में, उसमें एमटेल का मर्जर विद बीएसएनएल था। उससे पहले एमटेल को 2 साल सब्सिडरी कंपनी रहना था, उसके बाद मर्ज करना था। लेकिन सीएमडी बीएसएनएल ने कुछ कारणों की वजह से, एमटेल पे लोन होने की वजह से इस प्रपोजल को रुकवा दिया गया, उसको डिनाई कर दिया कि ये संभव नहीं है। 2022 में दूसरा प्रपोजल आया, उस प्रपोजल में वो चीज़ें चेंज कर दी गई। उस प्रपोजल में लिखा एमटेल की सर्विसेज को बीएसएनएल टेक ओवर करेगा, और उस रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए केवल एमटेल के मर्जर को सुनिश्चित करने के लिए
एमटीएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए दिया गया था। तो आज हालात आप देख रहे हैं, अपग्रेड करने के बजाय एमटीएनएल की सर्विस बंद हो चुकी है, कहीं नहीं रही है। और हमारा अस्तित्व कहाँ है? अगर सर्विस है दिल्ली और मुंबई में तो हमारा कोई रेलिवेंस है। अगर सर्विस बंद हो जाती है तो क्यों बीएसएनएल हमको लेगा? क्यों सरकार हमारी कोई बात सुनेगी? और मैनेजमेंट सारी सर्विस बंद करना चाहता है। ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों को दिल्ली और मुंबई को अगर बीएसएनएल लेना भी चाहे, क्या लेगा? सर्विस नहीं है। कोई 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, कैसे गया, उसका नहीं मालूम है। तो हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है अपने अस्तित्व को लेकर कि अगर एमटीएनएल में सर्विस नहीं रहेंगी तो उसके लिए सरकार या बीएसएनएल मैनेजमेंट क्यों हमारे बारे में सोचेगा। तो हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब भी मर्जर होगा, सर्विस टेक ओवर करें, ये सरकार का निर्णय है, लेकिन एमटीएनएल की सर्विसेज बंद नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का सवाल है, रविंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, बैंकों में मर्जर हुआ है और भी जगह ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। हम लोगों ने क्यों लड़ाई लड़कर एमटीएनएल में अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई थी? क्योंकि एमटीएनएल नवरत्ना कंपनी थी। बीएसएनएल से हमारी सब तरह से टर्म्स एंड कंडीशन, और बीएसएनएल आज भी शायद मिनी रत्ना है, एमटीएनएल नवरत्ना है, चाहे उसमें सर्विस रह गई है या नहीं रह गई है। उसी पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमने अपनी पेंशन या पे स्केल्स को प्रोटेक्ट किया। इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज हमारा मैनेजमेंट डीओटी को प्रपोजल भेजता है कि जिन लोगों को, देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हालांकि ये भी हमारी डिमांड थी कि सरकार जब भी कभी एमटीएनएल के भविष्य को चेंज करना चाहता है, उसके एग्जिस्टेंस को चेंज करना चाहता है, तो कर्मचारियों को जो इन्फॉर्म्ड चॉइस हम लोगों ने 2003-04 में लड़ कोर्ट से ली थी, वो इन्फॉर्म्ड चॉइस हमको मिलनी चाहिए। उस इन्फॉर्म्ड चॉइस के रहते हुए इतना जरूर किया गया कि एक इन्फॉर्म्ड चॉइस दी है कि जो लोग, हम लोगों ने डिमांड किया था कि भाई अगर आप एमटीएनएल को बंद करना चाहते हैं, उसकी सर्विस लेना चाहते हैं, तो हमें डीओटी वापस भेज दिया जाए। अगर जो बीएसएनएल में जाना चाहते हैं उन लोगों को भी हमारे एमटीएनएल की टर्म्स एंड कंडीशंस, जो पे स्केल, जो बेसिक उनको मिली है, उसके साथ लोग वहां पर जाएं। जिनको एमटीएनएल में देख, कैबिनेट नोट में बहुत क्लियर रहा कि एमटीएनएल की सर्विस टेक ओवर करेंगे और जो असेट्स और लायबिलिटी है एमटीएनएल उसकी कंपनी रह जाएगी। उसके लिए भी ये रखा, जो एमटीएनएल में रहना चाहता है वो एमटीएनएल में रहे, जो बीएसएनएल में जाना चाहता है बीएसएनएल में जाए, और जो वीआरएस लेना चाहता है वीआरएस ले। ये 3 प्रपोजल अभी हमारे बोर्ड ने डीओटी को भेजे हैं। लेकिन जो बीएसएनएल में जाएंगे उनके लिए कहा गया है कि आपको जो पे स्केल ही नहीं, जो एमुलमेंट्स है, अगर आप यहाँ पे जो अभी तिवारी जी बता रहे थे कि एमुलमेंट्स को भी चेंज करना है, नॉट ओनली पे स्केल के। हमारा, मैं ऑफिसर की बात करूं कि अगर वहाँ पे डी का E4 है, हमारे यहाँ E5 है, तो E4 में चला जाएगा, उसकी बेसिक प्रोटेक्ट होगी, ऐसा नहीं है। उसकी बेसिक भी आपके काउंटर पार्ट के बराबर कर दी जाएगी, और जो बची हुई बेसिक एक्स्ट्रा है उसको पर्सनल पे बनाएंगे, और उस पर्सनल पे को आने वाले इंक्रीमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ऐसा मैंने नहीं सुना, कोई रूल भी नहीं बोलता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोगों को साथ प्रेजेंटेशन दिया मैनेजमेंट में, हमारे धर्मराज जी ने बहुत स्ट्रांगली इस बात का अपोज किया कि आप हमारी बेसिक पे को किस तरह से पर्सनल पे बनाएंगे, कौन सा क्राइम किया, किस रूल के तहत, किस क्लॉज के तहत आप हमारी बेसिक पे को कम करेंगे, क्यों हमारी बेसिक पे को आगे एडजस्ट करेंगे इंक्रीमेंट के साथ। इंक्रीमेंट बंद होता है, कोई ना कोई, किसी ने आपने कोई गलती की हो, कोई गुनाह किया हो, कोई आपको चार्जशीट मिली हो, आप ऐसे ही आप इंक्रीमेंट के साथ उसको कम कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है। इसके साथ साथ बहुत सारे इशूज हैं, जैसे प्रोराटा को लेके आज तक धर्मराज जी जो कैजुअल लेबर हैं उनके इशूज हो, 5 साल से ज़्यादा वाले वो इशूज हों। मैं देखता हूँ डीओटी में इतनी लड़ाई होती है, मैनेजमेंट में इतनी लड़ाई होती है, कितने वर्षों से उसके लिए कोशिश चल रही है। ऐसे इशू अभी भी पैदा हो सकते हैं। तो उन इशूज को
आगे आने वाले देखिए सरकार का निर्णय है, सरकार लेगी, हम उसमें बहुत ज़्यादा हमारा रोल रह नहीं जाएगा। सरकार चाहेगी कंपनियों को मर्ज करना है तो मर्ज होंगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होंगी। लेकिन हमारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव इतना रोल जरूर है कि कर्मचारियों के लिए कोई अहित ना हो, उनके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे एक बहुत बड़ा ब्रजेश इशू आने वाला है, एमटीएनएल से जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने वीआरएस ले ली, जो वीआरएस की सोच रहे हैं, सब लोगों को पेंशन बीएस हमारे एंट्रल के पे स्केल पे मिलती है। जो डिफरेंस है वो एंट्रल पे करता है। और अभी जब ये सिचुएशन आएगी कि लोग बीएसएनएल में चले जाएंगे, उनकी तो सैलरी कम हो जाएगी, पेंशन भी कम होगी उसके हिसाब से। जो वीआरएस लेके चले जाएंगे, आज उनकी पेंशन अगर 1 लाख है, उनमें से जो एक्स्ट्रा पेंशन एमटीएनएल कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरह से सरकार का कैबिनेट में निर्णय है कि एमटीएनएल की सर्विस को ले लिया जाए, और शायद हम लोगों को मालूम हुआ ऑफिशियल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि मंत्री जी ने कहा कि भाई एमटीएनएल को चलाना नहीं है, इसलिए एमटीएनएल को बंद किया जाए और बीएसएनएल में मर्ज कर दी जाए सर्विस। आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आएगी, तो जो पेंशनर्स हैं, जो पुराने हैं या आगे होने वाले हैं, उन्हें जो डिफरेंस पेंशन का मिलेगा, एमटीएनएल देता कौन देगा? क्या उनकी पेंशन कम होगी? ये मुद्दा भी हमारे सामने आएगा। ऐसे ही हमारे डायरेक्ट रिक्रूटी लोग हैं, एम्प्लॉयज भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं। लगभग धर्मराज जी 2200 करीब एमटीएनएल में दिल्ली बॉम्बे में हैं जो सीपीएफ वाले हैं। उनके लिए देखिए एक गलती हम लोगों से उस वक्त भी हुई, और वो खासकर उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। 2008-9 में जब हम लड़ रहे थे थर्ड पीआरसी के लिए, सेकंड पीआरसी के लिए, तो एक मुद्दा सेकंड पीआरसी में था, लेकिन मैं उस वक्त तक एनसीओ में सेक्रेटरी जनरल नहीं था, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। किसी ने बताया नहीं, हमारे नए लोगों ने बताया कि उसमें पेंशन कॉर्पस का सेकंड पीआरसी ने रिकमेंड किया। वो हम लोगों को 2014-15 में आके समझ में आया कि वो तो हमारा राइट था जो हमें 2008-9 में ही लेना चाहिए था। वो हमसे चूक हो गई, इसके लिए हम आज तक लड़ रहे हैं। ये मुद्दा भी आएगा, जो लोग बीएसएनएल में जाएंगे वहाँ पे बहुत पहले पेंशन का कॉर्पस बन चुका है, और जो यहाँ पे लोग हैं उनका क्या होने वाला है। जिस तरह से मैनेजमेंट आज कुछ कहता है कल मुकर जाता है, तो जितने वादे हैं, चाहे इंक्रीमेंट्स वहाँ पे एडिशनल मिल रहे हैं, उन इंक्रीमेंट्स का क्या होगा। तो हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त, और मेरे ख्याल में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद तो अर्सुल जी और दूसरे लोग जो है वहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे, हमें उम्मीद है वह हमारा सहयोग मिलेगा। पर इस वक्त सब चीज़ों को बहुत सोच समझकर हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस चीज़ को लड़ें, और हमें गाइडेंस भी मिले आप लोगों से कि इन चीज़ों पे क्या है। जैसे डिप्टी सीएनसी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे दूसरे साथी बैठे हैं जिन्होंने मर्जर्स को देखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये मुद्दे हैं हमारे सामने कि इन चीज़ों को हम एड्रेस करना। तो मैं आपका और वक्त ना लेते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों को ने मुझे बहुत पेशेंटली सुना। थैंक यू कमलेश, थैंक यू।